हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो आज हम सीयूईटी अंडर ग्रेजुएट की न्यूज़ को डिस्कस करेंगे 2 फरवरी 2026 से फ्रॉम द न्यूज़पेपर। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं यहाँ पे वही बताऊंगी आपको, क्योंकि बजट भी रिलीज़ हुआ है तो उसके रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ वही आपको पढ़नी है। उसके अलावा एक्स्ट्रा डेप्थ में डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है। पहली न्यूज़ है आपकी, रीओपनिंग ऑफ गाजाज रफा क्रॉसिंग एक्सपेक्टेड टुडे सेज इजरायली ऑफिशियल्स। तो जो रफा क्रॉसिंग है ना, दैट इज़ द ओनली क्रॉसिंग और द ओनली बॉर्डर जो कि अब पैलेस्टीन रीजन का इजिप्ट के साथ लगता है। ठीक है, तो उसको अब इजराइल की आर्मी ने बंद कर रखा था, तो अब उसे वापस से खोला जाएगा ओनली फॉर द पीपल जो कि पैदल आने जाने वाले हैं, फॉर द पेडिस्ट्रियंस ये खोला जाएगा, एंड स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए पैलेस्टीन के जिनको मेडिकल अटेंशन की यहाँ पर रिक्वायरमेंट है। ठीक है, या वो लोग जो कि भाग कर अब रफा क्रॉसिंग को अब इजिप्ट वाली साइड चले गए थे, अब उनको वापस पैलेस्टीन एंटर करने दिया जाएगा। ठीक है, एंड दैट टू ओनली बाय फुट, उसके अलावा कुछ नहीं। देन सेकंड है, इंडिया डिसमिसेस पाकिस्तान एलिगेशन आफ्टर बीएलए अटैक्स इन बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो बलोच रीजन के अंदर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है ना। तो पाकिस्तान के आप कह सकते हो कि साउथ वेस्टर्न साइड पे फॉल करता है तो बलोच रीजन जो है अब वहाँ पर इंसर्जेंसी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है ना। तो अब बलोचिस्तान के जो लोग हैं दे आर इन फेवर ऑफ इंडिया ऑल्सो, दैट इज़ वाई एलिगेशन जो है टाइम एंड अगेन इंडिया के ऊपर लगते रहते हैं कि बीएलए जो एक्टिविटी या गतिविधियाँ कर रही है वो इंडिया की वजह से कर रही है, जिसको इंडिया ने अब सिरे से नकार दिया है कि जस्ट बिकॉज पाकिस्तान की गवर्नमेंट सक्षम तरीके से काम नहीं कर पा रही है, उन लोगों को यहाँ पर रोक नहीं पा रही है, तो आप इंडिया के ऊपर ओनर शिफ्ट कर रहे हो कि जो कुछ भी करा रहे हैं हम करा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारी तरफ से जो हुआ है। देन रेयर अर्थ कॉरिडोर्स टू कच चाइना इंपोर्ट्स। तो अब रेयर अर्थ एलिमेंट्स की जब मैं बात करूं तो आपको यहाँ पर नाम दिए गए हैं, ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के। तो अभी जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं इनके बारे में आपको यहाँ पर पता होना चाहिए क्या क्या नाम है। तो अब इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्या है कि रेयर अर्थ एलिमेंट्स एक्चुअली में रेयर नहीं है। ठीक है, जैसे हम गोल्ड एंड सिल्वर की बात करते हैं उनसे ज़्यादा रेयर नहीं है, बट उनका नाम रेयर अर्थ एलिमेंट्स पड़ा क्यों? उसके पीछे का एक इंटरेस्टिंग रीज़न यही है कि इनको जो एक्सट्रैक्शन का प्रोसेस अब यूज़ करते हैं ना, जिस वजह से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जैसे सोना है ना, माइन से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, तो इनका जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस है ना वो और ज़्यादा डिफिकल्ट है। ठीक है, एंड इसके लिए कुछ ऐसी यूनिक तरह की टेक्नोलॉजी को यूज़ किया जाता है जो कि भी सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड कंट्रीज़ के पास है, एंड वो कॉस्ट जो है आप कह सकते हो कॉस्ट जिसकी हम बात कर रहे हैं, पैसा जो कहते हैं, बहुत ज़्यादा लगता है, जिस वजह से महंगे भी हैं। तो चाइना जो है इंपोर्ट्स के अंदर भी अगर आप देखो, या चाइना की प्रोडक्शन के केस में जब हम बात कर रहे हैं रेयर अर्थ एलिमेंट्स की, तो सबसे ज़्यादा आप कह सकते हो कि टॉप सिचुएशन में इस टाइम पे चाइना है। ठीक है, तो मैं समझा देती हूँ आपको कि और कौन सी कंट्रीज़ के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जिसमें ब्राज़ील है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है, चाइना है, एंड नियरली हाफ ऑफ द ग्लोबल रिजर्व जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की 4 कंट्रीज़ के पास ही है, उसमें इंडिया भी है। ठीक है, तो अब इंडिया क्या चाहते हैं कि अपने रेयर अर्थ एलिमेंट्स को हम एक्सट्रैक्ट करना शुरू करें। तो कौन सी स्टेट्स है? मिनरल रिच स्टेट्स, जिसके अंदर ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। तो अब इंडिया चाह रही है उन्हीं एक्सपेंसिव टेक्नोलॉजीज को यूज़ करना। तो अब आपको इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर क्या बताई जा रही है कि चाइना जो है वो एक डोमिनेंट फोर्स है। ठीक है, डोमिनेंट फोर्स है क्योंकि अब आप देखोगे एक्सट्रैक्शन के बियॉन्ड वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कंट्रीब्यूटिंग ओवर 60% ऑफ द ग्लोबल प्रोडक्शन इन द लास्ट 5 ईयर्स रेयर अर्थ एलिमेंट्स की वो चाइना ने होल्ड की है। ठीक है, एंड चाइना जो है वो वैल्यू चेन के अराउंड अगर देखें तो ग्लोबल सप्लाई ऑफ जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स है 92% जो है रिफाइनिंग कैपेसिटी चाइना के पास है, बाकी 8% में ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इवन के कहीं ना कहीं आप देखोगे कि इंडिया एंड थोड़े बहुत कंट्रीज लाइक कनाडा ऑल्सो उनके पास यहाँ पर एग्जिस्ट करती है। ठीक है, और चाइना जो है हैज़ बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर सप्लाइंग क्लोज टू 30% ऑफ द ग्लोबल डिमांड। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स के केस में। बस अब इनके यूज़ के अंदर आपको बता दें, विंड टर्बाइंस, नई जो चिप्स बन रही हैं, डिफेंस टेक्नोलॉजी, सब तरफ जो इनकी यूजेज है वो सबसे ज़्यादा है। ठीक है, रेयर अर्थ एलिमेंट्स की। और सबसे ज़्यादा डिमांड के तौर पे अगर मैं आपको कंट्रीज बताऊं तो सबसे ज़्यादा डिमांड इसकी कहाँ पे? जापान में होती है, फॉलोड बाय यूएस से। ठीक है, देन विद एलोकेशन ऑफ 500 करोड़ रुपीज़ सेंटर ने मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड्स इन इंडिया के लिए यहाँ पर बजट के अंदर पैसा दिया है। अब इसके अंदर इंपॉर्टेंट क्या है कि जो एलोकेशन है ये स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर होगी, एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ही नोडल बॉडी है जो कि नेशनल कैंप्स को यहाँ पर ऑर्गेनाइज कराएगी। जो 500 करोड़ है ये अभी इसी नोडल एजेंसी के थ्रू यहाँ पर कंडक्ट कराए जाएंगे। वेराज जो जितनी भी डोपिंग एजेंसीज हैं, ऑफिसेज हैं, कंपनीज भी नहीं, मिनिस्ट्री है जो भी अब डील कर रही है, डिपार्टमेंट है जो डील कर रहा है, जिसके अंदर हमारे पास नेशनल डोप टेस्टिंग लेबोरेटरी और नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का जो बजट है वो कम कर दिया गया है। उसके अलावा अब सरकार क्या चाहती है कि स्पोर्ट्स प्रोडक्ट जो है वो मैन्युफैक्चर करके एक्सपोर्ट करना भी शुरू करें। साथ में अब सरकार जो है खेलो इंडिया प्रोग्राम को रिवाइव कर रही है, एंड इसी वजह से 924.35 करोड़ रुपीस का जो बजट है उनको एलोकेट किया गया है। देन 3400 करोड़ की एलोकेटेड स्कीम जो है 6 माइनॉरिटीज के लिए। अब ये 6 माइनॉरिटीज के अंदर स्पेसिफिकली आप देखो कि वक्फ बोर्ड है ना। वक्फ बोर्ड क्या होते हैं? जो वो आप कह सकते हो मुस्लिम रिलीजन से लेकर
स्पेसिफिकली कुछ ऐसे बोर्ड्स बनाए जाते हैं जो कि डिसीजन लेते हैं, कोई भी ऐसे डिस्प्यूट हो जाता है तो वक्फ बोर्ड उसको हैंडल करता है, ठीक है। बीट कोई मैरिज से रिलेटेड भी इशू अगर होता है या इवन की प्रॉपर्टी से रिलेटेड डिस्प्यूट होता है, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वक्फ बोर्ड के अंडर ही आती हैं, ठीक है। तो अब इसी जो वक्फ बोर्ड की जो लैंड है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए उसका डिजिटलाइजेशन का प्रोसेस चल रहा है, ताकि जितनी भी ये सिटी वाले रीजन के अंदर वक्फ बोर्ड की ज़मीन पड़ी है ना, इसको कोई और अलग व्यक्ति जो है इनक्रोच ना कर ले, ठीक है। तो उसके रिलेटेड जो स्कीम्स हैं प्लस एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड जो है सरकार ने यहाँ पर 3400 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेट किया है उन्हें। देन सेमीकंडक्टर मिशन जो है आपको ये पता होना चाहिए, ये भी हमारे रेयर अर्थ एलिमेंट्स प्लस सेमीकंडक्टर्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए होता है। तो सेमीकंडक्टर्स आपको पता है हमारे चिप्स को बनाने में, जो कंप्यूटर्स के अंदर, लैपटॉप्स के अंदर, डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ के अंदर, ईवीज़ के अंदर भी सेमीकंडक्टर चिप्स जो है वो बहुत ज़्यादा मायने रखती हैं, इंपॉर्टेंस रखती हैं। तो सेमीकंडक्टर 1.0 मिशन जो है वो इन चिप्स को यहाँ पर आप कह सकते हो एक्सट्रैक्ट करने के लिए ही था। एक्सट्रैक्ट मतलब उन चिप्स का या तो इंपोर्ट किया जा रहा था या इंडिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर बात हो रही थी। अब जो 2.0 मिशन है वो चाहता है कि इंडिया के अंदर ही इनकी मैन्युफैक्चरिंग किसी तरीके से शिफ्ट किया जा सके, ठीक है। उसमें इंपोर्ट वाला जो काम है वो इतना ज़्यादा नहीं होगा, तो इस वजह से अभी बजट कितना एलोकेट होगा ये नहीं पता, बस ये जो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 है उसको लॉन्च किया गया है। तो सेमीकंडक्टर मिशन जो 1.0 था, जो फर्स्ट वर्जन था, उसको 76,000 करोड़ रुपीज़ का बजट आउटले अभी तक दिया गया है। देन स्कीम्स टू सपोर्ट लाइवलीहुड असिस्टिव डिवाइसेस फॉर पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, तो दो स्कीम्स के नाम आपको यहाँ पर याद होने चाहिए, दैट इज दिव्यांगजन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, ये दो लॉन्च की गई हैं, ठीक है। पीपल विद डिसेबिलिटीज जो है उनका जो राइट टू लाइफ एंड लिव विद डिग्निटी है उनको यहाँ पर प्रोटेक्ट करते हुए। देन बजट बेट्स ऑन ड्यूटी कट्स एंड न्यू क्लीन एनर्जी पुश, तो क्लीन एनर्जी पुश के अंदर सिर्फ दो एनर्जीज हैं जिसको इस बार बजट के अंदर मेंशन किया गया है, एक तो न्यूक्लियर एनर्जी है आपकी और दूसरी है सोलर एनर्जी, ठीक है। न्यूक्लियर एनर्जी की अगर मैं बात करूँ तो ये रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ठीक है, बट ये ऐसा सिंगल सोर्स है जिसके द्वारा आप देखोगे कि एमिशंस नहीं होती हैं, ठीक है। बहुत लो लेवल में एमिशंस होती हैं, प्लस जो हम यूरेनियम यूज़ करते हैं, है ना, एक टाइम जो फ्यूल यूज़ कर रहे हो उसको आप कितने साल तक यूज़ कर सकते हो, ठीक है, बहुत टाइम तक वो फ्यूल चलता है क्योंकि न्यूक्लियर फिजन का रिएक्शन जो है वो काफ़ी देर तक चलता है। तो उसके रिगार्डिंग जितनी भी आप कह सकते हो इक्विपमेंट्स हैं, जैसे अब सोलर पैनल्स के कॉन्टेक्स्ट में आपको बताऊँ, जो कि सोडियम एंटीमोनेट बोलते हैं जिसको हम, वो सोलर जो पैनल्स होते हैं उसके ऊपर आप देखोगे कांच लगा होता है ना, उसको बनाने में हेल्प करती है। तो वो 77.6% के आसपास उसकी इंपोर्ट ड्यूटी थी जो जीरो कर दी गई है, ठीक है। एंड सेमीकंडक्टर्स एंड इवन के जो आप कह सकते हो न्यूक्लियर एनर्जी में भी हमारी रॉड्स यूज होती है ग्रेफाइट की, ठीक है, एनोड के थोट बनाने के लिए, है ना, उनके लिए भी जो अब इंपोर्ट ड्यूटीज़ है उसको जीरो कर दिया गया है। तो ये दोनों को यहाँ पर सरकार प्रमोट कर रही है इस बजट के अंदर। देन 7 रेल कॉरिडोर्स जो है वो ग्रीन सिग्नल उनको दिया गया है, तो इनको ग्रोथ कनेक्टर्स का नाम दिया गया है, किसको, रेलवेज को, ठीक है। तो 4000 किलोमीटर की हाई स्पीड की नेटवर्क की कनेक्टिविटी मिलेगी जो कि 16 लाख करोड़ का जो बजट है इसको एलोकेट किया गया है। कौन सी ट्रेन है, मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी एंड वाराणसी से सिलीगुड़ी, दैट इज इट, और कुछ नहीं पढ़ना। देन 20,000 करोड़ ईयर मार्क्ड फॉर कार्बन कैप्चर स्टोरेज स्कीम। तो अब यहाँ पर क्या है कि कार्बन इंटेंसिव इंडस्ट्रीज जिनको हम बोलते हैं ना, दैट मीन्स कि जो भी इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री होगी, सीमेंट इंडस्ट्री होगी, स्टील इंडस्ट्री हो गई, तो इनकी वजह से ना कार्बन डाइऑक्साइड की एमिशन काफ़ी ज़्यादा होती है। तो अभी जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको एकदम से तो आप शिफ्ट नहीं कर सकते रिन्यूएबल सोर्स पे, तो अब क्या किया गया है, एक नई टेक्निक को यहाँ पर निकाला गया है। इस टेक्निक का नाम क्या है, CCUS, जिसको हम बोलते हैं कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज। तो ये एक ऐसा आप कह सकते हो डिवाइस है जो कि अब जो आप लंबे लंबे से चिमनीज देखते होगे इंडस्ट्री के अंदर, है, तो वहाँ पर उनके अंदर फिट किया जाएगा। अभी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड होगी प्रोड्यूस की जाएगी इंडस्ट्रीज के द्वारा, इनको कैप्चर कर लेगा एंड कैप्चर करके इनको स्टोर कहाँ किया जाएगा, जियोथर्मल, या आप कह सकते हो कि प्रॉपर क्रैक्स के अंदर वापस से उनको रीयूज़ किया जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड को, जिस भी इंडस्ट्री में भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको स्टोर किया जाएगा कि आइदर ये किसी भी तरीके से कार्बन सीक्वेस्ट्रेशन, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं, तो ये सीक्वेस्ट्रेशन जो है इस तरीके से की जाएगी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर में ना जा पाए, ठीक है। तो अब आपको बस इतना पता होना चाहिए, उसके अलावा और कुछ नहीं। देन नो एलोकेशन फॉर चबाहर अमिड US टैरिफ प्रेशर। तो चबाहर पोर्ट जो है वो कहाँ पर है, ईरान के अंदर है, ठीक है, ईरान के अंदर है चबाहर पोर्ट। क्यों, क्योंकि अब उसके लिए एलोकेशन बजट की कुछ नहीं है, क्योंकि जो चबाहर पोर्ट है ना वो इंडिया की गवर्नमेंट ही मेंटेन कर रही थी अंडर हमारा ईरान के साथ जो ट्रीटमेंट हुआ था। बट अब ईरान के जो रिलेशन है वो USA के साथ काफ़ी ज़्यादा खराब चल रहे हैं। तो लास्ट मंथ के अंदर अगर आप देखोगे तो ट्रंप की अनाउंसमेंट आई थी कि कोई भी कंट्री अगर ईरान के साथ कंडक्ट करती है किसी भी तरह का बिजनेस तो 25% एडिशनल टैरिफ जो है इंडिया के ऊपर या कोई भी ऐसी नेशन है उसके ऊपर लगाए जाएंगे। तो इंडिया ने इस बार अपने बजट के अंदर किसी भी तरीके का जो बजट एलोकेशन चबाहर पोर्ट को नहीं दिया है।
पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कि नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ भी हमारे रिलेशंस कैसे हैं ना, उस तरीके से हम उनको भी पैसा जो है एलोकेट करते हैं, जस्ट बिकॉज वो हम एक हेल्पिंग नेचर अपने दिखाते हैं, हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी की तरफ है। हम अमेरिका की तरह हार्ड डिप्लोमेसी यानी कि ऐसे लड़ाई झगड़े वाली जो मार धाड़ वाली सिचुएशन नहीं करते, हम यहाँ पर पीस लविंग कंट्री अपने आप को दिखाते हैं, तो हम सॉफ्ट डिप्लोमेसी को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस वजह से जो नेशन जिनके साथ अभी हमारी बन रही है उनकी बजट एलोकेशंस बढ़ा दी गई, जिनके साथ नहीं बन रही है उनकी बजट एलोकेशन कम कर दी गई। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बांग्लादेश की कॉन्टेक्स्ट में जो बजट एलोकेशन है वो आधा कर दिया गया है, 120 करोड़ था उसको 60 करोड़ कर दिया गया इस साल, ठीक है, पिछले साल 120 करोड़ था। भूटान के लिए हमने बजट एलोकेशन बढ़ा दिया है अपना। देन म्यांमार के लिए भी हमने एलोकेशन अपनी कट कर दी है। नेपाल के एंड श्रीलंका के लिए अगर आप देखो, उनकी भी हमने इंक्रीज कर दी है बजट एलोकेशन। नेपाल के अंडर भी थोड़ा सा इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है, कुछ ज़्यादा इंक्रीज नहीं है, ठीक है। तो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री को 1292 करोड़ रुपए दिए गए हैं ट्रेन करने के लिए एक्सटर्नल मिनिस्टर्स को, एंड रिक्वायर किए गए हैं अपनी मिनिस्ट्री को ऑपरेशनल तरीके से चलाने के लिए, ठीक है। एंड बजट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ 140 करोड़ इंडियंस। पीएम मोदी का ये स्टेटमेंट आई है, उन्होंने यहाँ पर ये बोला है कि जो बजट है वो एक हाईवे है इमेंस अपॉर्चुनिटीज़ का। तो उन्होंने बोला कि आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारा जो बजट है वो बहुत अच्छे तरीके से हमने पेश किया है, एंड नया मोमेंटम यहाँ पर मिलेगा बजट की वजह से। एंड ब्रेव टैलेंटेड यूथ एंड एस्पिरेशनल जो इंडियंस हैं उनको यहाँ पर बहुत सारे स्किल डेवलपमेंट के मौके भी मिलेंगे। एंड मेडिकल हब्स को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा, ऑरेंज इकोनॉमी को यहाँ पर जो आप कह सकते हो कि बढ़ावा मिलेगा। एंड जो टूरिस्ट प्लेसेस हैं स्पेसिफिकली नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स, खेलो इंडिया मिशन भी है, इनको भी डेवलप किया जाएगा। एंड नई अपॉर्चुनिटीज़ फॉर द यूथ भी यहाँ पर हो रही है। तो ग्लोबल डेटा सेंटर हब भी इंडिया को बनाया जाना है। ग्लोबल डेटा सेंटर हब के अकॉर्डिंगली इंडिया जो है वो अब एआई को यहाँ पर प्रमोट कर रहा है कि कोई भी ऐसी कंपनी इंडिया के अंदर अगर डेटा बेस अपना या डेटा सेंटर बनाती है तो बाय द ईयर ऑफ 2047 तक उनको किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो टैक्स से छुटकारा ही दे दिया है उनको, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जिनके अंदर उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर ऐसी अपॉर्चुनिटी दी जा रही है जहाँ पर टैक्स रिबेट मिलेगा। तो ये ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के अंडर आता है, ठीक है, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस। ये सिर्फ सिंपल ऐसे ऐसे वर्ड्स हैं जिससे आपको घुमाया जा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको यूज़ करके बता रही हूँ ये वर्ड्स। तो अब यहाँ पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो हैं उनको यहाँ पर विमेन को एम्पावरमेंट के लिए किया जा रहा है यूज़, ठीक है। यूज़ भी क्या, उनको यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं। हॉस्टल फैसिलिटीज़ लड़कियों के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट में बनेंगी, तो इसको हम शी मार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। शी मार्ट बोला गया इसको, दैट इज सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर स्मार्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर खोले जाने की बात की जा रही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ पर बताया गया कि अब बायो फार्मा पावर मिशन जो है इसके अकॉर्डिंगली बायो फार्माज जो है उनको भी 10,000 करोड़ रुपए की बजट एलोकेशन की गई है। रीज़न उसके पीछे का क्या है कि बायो फार्मा जो है वो इंडिया के अंदर भी डेवलप किया जा सके, मतलब बायोटेक्नोलॉजी जो है उसके लिए भी यहाँ पर फायदा होगा, ठीक है। देन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 यहाँ पर अलाउ किया गया, वो तो हमने डिस्कस ही कर लिया। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट मैन्युफैक्चरर स्कीम जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉम्पोनेंट्स को इंडिया में बढ़ाने के लिए, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से रिलेटेड ये चीज़ें हैं। देन रेयर अर्थ कॉरिडोर के बारे में हमने डिस्कस कर लिया, क्रिटिकल मिनरल्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। एंड हाई टेक टूल मैन्युफैक्चरिंग एंड क्रिएशन ऑफ चैंपियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस विद वर फ्यूचरिस्टिक। तो इसके ऊपर बेसिकली आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जिसके अंदर आप ज़्यादातर देखोगे कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए सरकार जो है काम करना चाह रही है। एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ही क्यों, क्योंकि टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड इवन फिशरीज डिपार्टमेंट इसके लिए सरकार ज़्यादा काम कर रही है। इसके पीछे का रीज़न पता है क्या है कि जो टेक्सटाइल एंड फिशरीज डिपार्टमेंट है ना, सबसे ज़्यादा लॉस इस साल उन्होंने बेयर किया है। क्यों? क्योंकि इंडिया के ऊपर एडिशनल 25% टैरिफ यूएसए ने लगा दिया था। तो ये मेजर ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिन्होंने सफ़र किया इस साल में। तो सरकार उनको यहाँ पर हेल्प करना चाहती है कि आप अपनी इंडस्ट्री को यहाँ पर लॉसेस की वजह से बंद ना कीजिए, दुकानें बंद मत कीजिए, सरकार आपका हेल्प कर रही है यहाँ पर। एंड हमारा यूरोपियन यूनियन के साथ वंस वो जो अब आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात हम कर रहे थे कि वो अगर एक बार हो जाता है, ठीक है, क्योंकि 27 कंट्रीज हैं यूरोपियन यूनियन के अंदर, सभी के पार्लियामेंट को इंडिविजुअली से पास करना है। सो बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अगर ये पास हो जाता है तो आपके लिए एक नई ऐसी अपॉर्चुनिटी 27 कंट्रीज के लिए खुल जाएगी, ठीक है। तो वो चीज़ मायने रखती है, इसलिए सरकार यहाँ पर उनको हेल्प करना चाह रही है। देन बुद्धिस्ट सर्किट्स जो है हाइकिंग ट्रेल्स टू पुट टूरिज्म ऑन ग्रोथ पार्ट, ठीक है। तो ये अब टूरिज्म सेक्टर से रिलेटेड है और इंपॉर्टेंट है। आपको ये बताया गया है कि इंडिया जो है अब क्या है, जितने भी आप किसी भी ऐसी जगहों पे जाते हो, हिस्टोरिकल जगहों पे जाते हो, तो वहाँ पर आपको गाइड मिलता है ना। तो गाइड जो है अब क्यों ना सरकार कह रही है कि हम उनको ट्रेन करें, ठीक है। ट्रेन करने की वजह से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को ऐसे ही प्रोफेशनल्स और जो गाइड्स हैं उनको ट्रेन करने के लिए यहाँ पर बनाया जाएगा। एंड नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड को बनाया जाएगा, जहाँ पर एक डिजिटल नॉलेज ग्रिड क्या है कि एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर इंडिया से रिलेटेड जितनी भी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं ना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो इससे जो किसी को भी अब एक्सेस चाहिए होगी इन्फॉर्मेशन की, वो उनको दी जा सकती है। तो नॉर्थ ईस्ट की जो डेवलपमेंट है टूरिज्म की, उसके लिए भी सरकार यहाँ पर ध्यान रख रही है। एंड उसी की डेवलपमेंट के लिए जो बुद्धिस्ट सर्किट है
जहाँ पर भी बुद्धिज्म ज़्यादातर प्रैक्टिस की जाती है स्टेट्स के अंदर ऑफ इंडिया, वहाँ पे उनका जो सर्किट है उसको डेवलप करने की बात हो रही है। कौन सी स्टेट्स हैं ये? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, उसके अलावा अब एक अलॉटमेंट के बेसिस पे आप देखो कौन सी आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं जिनको अब यहाँ पर और ज़्यादा कवर किया जाएगा, दिखाया जाएगा, म्यूजियम्स बनाए जाएंगे, एक्सकेवेटेड साइट्स जो हैं वो भी पब्लिक के लिए ओपन की जाएंगी। ठीक है, कौन सी जगह हैं वो? लोथल, ढोलावीरा, राखीगढ़ी, देन अदिनाचलूर, देन सारनाथ हो गया, हस्तिनापुर हो गया और ले। ठीक है, तो वाइब्रेंट विलेजेस के अंडर जो है ले जैसी रीजन्स हो गई, तो इन लोगों को यहाँ पर सरकार ने क्या बोला हुआ था कि आप अपने घरों को ना होम स्टेज में तब्दील कर दीजिए, आपकी फैमिली इनकम भी यहाँ पर बढ़ती रहेगी, प्लस आपका जो टूरिज्म सेक्टर है वो भी बूस्ट होता रहेगा। तो सरकार यहाँ पर और ज़्यादा डेवलपमेंट की बात कर रही है। ठीक है, तो पब्लिक क्यूरेटेड वॉकवेज होंगे एक्सकेवेटेड साइट्स के लिए, प्लस इकोलॉजिकली सस्टेनेबल टूरिज्म ट्रेल्स को भी बनाया जाएगा, जैसे कि माउंटेन ट्रेल्स कहाँ पे? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, अराकू वैली इन द ईस्टर्न घाट्स, देन पोदिगाई मलाई इन वेस्टर्न घाट्स तमिलनाडु में डेवलप किए जाएंगे। उसके अलावा एनवायरमेंट कॉरिडोर्स के लिए या पाथवेज के लिए, ट्रेल्स के लिए देखें तो टोटल ट्रेल्स कौन से? की नेस्टिंग साइट्स जो कि कोस्टल एरियाज ऑफ ओडिशा, कर्नाटका एंड केरला में डेवलप किए जाएंगे। अब बर्ड वॉचिंग का भी अगर किसी को शौक हो, सिंस मैंने आपको बताया कि सेंट्रल एशियन फ्लाईवे जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, उसका एक मेजर कंपोनेंट है माइग्रेशन के टाइम पे जब हम बर्ड्स को पढ़ते हैं, सेंट्रल एशियन फ्लाईवे बोलते हैं, उसका पार्ट इंडिया भी है। तो बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स या खुद की इंडिया की जो स्पीशीज़ हैं, एंडेमिक स्पीशीज़ हैं, तो बर्ड वॉचिंग के लिए भी इंडिया एक यूनिक डेस्टिनेशन है। तो उनके लिए भी अब क्या है? ट्रेल्स बनाए जाएंगे। कहाँ पर? पुलिकात लेक में, आंध्र प्रदेश में एंड तमिलनाडु बॉर्डर के ऊपर जो फॉल करती है। ठीक है, तो ये आपकी इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। देन ट्रम्प सेज इंडिया टू रिज्यूम परचेज ऑफ वेनेजुएलन ऑयल। तो वेनेजुएला जो है अब टोटली यू कैन से अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसए है। ठीक है, तो वेनेजुएला से इंडिया ने ऑयल को इंपोर्ट करना बंद कर दिया था इन अर्ली 2020s एंड 2019 ऑनवर्ड्स इंडिया ने अब ईरान के साथ भी 2015 ऑनवर्ड्स ईरान से भी तेल लेना बंद कर दिया था, क्रूड ऑयल जो इंपोर्ट करना बंद कर दिया था। क्यों? दोनों टाइम जो सिचुएशन ये थी कि यूएसए के साथ उनके रिलेशंस खराब चल रहे थे। ठीक है, तो अब इंडिया ने अब ऑटोमेटिकली क्या किया, अपनी जो अब डिमांड तो फुलफिल करनी है, तो तब रशिया के पास हम चले गए थे। ठीक है, कि रशिया से हमने इंपोर्ट करना शुरू कर दिया था, क्योंकि रशिया एक तो सस्ते में हमें तेल दे रहा था, क्योंकि यूक्रेन के साथ लड़ाई बंद शुरू हो चुकी थी, एंड जो यूरोपियन यूनियन है, इवन यूएसए है, उन्होंने सैंक्शंस लगा दिए थे कि हम आपसे ऑयल परचेज करेंगे ही नहीं सिंस आपने यूक्रेन के ऊपर अटैक किया है। तो अब इंडिया को सस्ते में तेल तब मिल रहा था, बट अब रशिया के ऊपर यहाँ पर कर्व किया जाना है काफ़ी ज़्यादा कुछ, है ना, तो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगाया गया यूएसए के द्वारा। तो यही सारी सिचुएशन के लिए अब इंडिया जो है वो रशिया से तेल लेना कम कर रहा है। तो अब रशिया से बंद कर रहे हो तो वापस से तो किसी से परचेज करना शुरू करना पड़ेगा ना। तो वेनेजुएला सिंस अब वो यूएसए का फ्रेंड बन चुका है, एक तरह से उनके कंट्रोल में है, तो अब यूएसए ने अलाउ किया है कि हाँ जी आप कर सकते हो ऑयल परचेज वेनेजुएला से, कि वी आर ओके विद इट। ठीक है, सिमिलरली उन्होंने चाइना को भी यहाँ पर इन्वाइट किया, इफ यू वांट टू रीस्टार्ट द परचेजिंग ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला ऑल्सो, तब आप वो भी कर सकते हो। देन पीएम मोदी ने रीनेम किया है आदमपुर एयरपोर्ट आफ्टर गुरु रविदास। ठीक है, आदमपुर एयरपोर्ट पंजाब के अंदर है, ये आदमपुर एयरबेस है। वैसे तो इनिशियली एयरबेस जो है अब आप कह सकते हो कि यूज़ किया जा रहा था किसके लिए? मिलिट्री पर्पसेस के लिए। तो अभी छोटा सा एयरपोर्ट वहाँ पर बनाया गया है, जहाँ पर पब्लिक आप कह सकते हो कि डोमेस्टिक फ्लाइट्स जो है सिविलियन यूज़ के लिए इसको यूज़ करना शुरू किया गया है। तो उड़ान स्कीम, उड़े देश का आम नागरिक जो है उसके अंडर इसको कवर किया जा रहा है, रीजनल कनेक्टिविटी के लिए है ये स्कीम। तो उड़ान स्कीम के अंडर इसको कवर किया जा रहा है। तो जो अब एयरपोर्ट है इसको रीडेवलप यानी कि और ज़्यादा बड़ा करने की बात की जा रही है। तो इसका नाम पहले क्या था? आदमपुर एयरबेस या आदमपुर एयरपोर्ट बोला जाता था इसको, जिसको अब गुरु रविदास एयरपोर्ट बोला जाएगा। प्लस अब वर्चुअली जो है प्रधानमंत्री मोदी ने लुधियाना के पास में ही, लुधियाना भी एक टेक्निकल आप कह सकते हो टेक्निकल एंड एज वेल एज एक मेजर हब है पंजाब के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग पर्पसेस से। तो अब लुधियाना जो है वहाँ पर भी उसके पास में ही एक एयरपोर्ट है। ठीक है, उसका नाम क्या है? हलवारा एयरपोर्ट। ठीक है, हलवारा एयरपोर्ट जो है उसकी भी इनॉग्रेशन वर्चुअली की गई है। ठीक है, तो अब उसकी इनॉग्रेशन जब हुई तो अब आप कह सकते हो उसके ऊपर भी काम शुरू यहाँ पर होगा। ठीक है, तो ये चीज़ बताई जा रही है। देन आज की आपकी न्यूज़ इतनी ही थी। देन CUET की रिगार्डिंग अगर आपको डोमेन स्पेसिफिक PYQs की बुक्स जहाँ पे आपको सॉल्व्ड पेपर्स दिए जा रहे हैं 2022 ऑनवर्ड्स फॉर द सब्जेक्ट ऑफ बायोलॉजी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी एंड सोशियोलॉजी आप चाहते हैं परचेज करना, तो आपको क्या करना है? हमारी वेबसाइट पे जाना है, दैट इज़ www.cpclasses.com। वहाँ पर ई बुक्स के कॉर्नर में आपको CUET की बुक्स मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप डायरेक्टली से परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, कोई और डाउट होता है आप कॉमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, आपके डाउट्स को मैं डेफिनेटली यहाँ पर क्लियर करूँगी। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। थैंक यू सो मच।